हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडी शिप। हम पढ़ रहे हैं आर एस शर्मा की एशियन इंडियन हिस्ट्री। ऑलरेडी हम 30 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 31 जो हमारा है फ्रॉम एशियन टू मेडिवल, इसका भी हम हाफ पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आपको अगर वीडियो देखनी है, उस लेक्चर को समझना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर भी उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल को विजिट भी कर सकते हैं। अगर आपको सभी वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल टाइम पर चाहिए और जो दूसरे जो PDF में अवेलेबल कराती रहती हूँ, अगर वो सभी आपको एक ही जगह चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ऑलरेडी इससे पहले मैं जो फ्रॉम एशियन टू मेडिवल, इससे पहले हम आगे के टॉपिक डिस्कस करें, मैंने आपको कल काफ़ी कुछ इस चैप्टर के बारे में बता दिया था, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी थी। उसमें हमने देख लिया था सोशल क्राइसिस और जो एग्रीगेरियन जो चेंजेस थे उनके बारे में। उसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इकोनॉमी से रिलेटेड। उसके बाद जो हमने देखा था ट्रेड और टाउन्स थे उसमें किस तरह से डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। चेंजेस इन द वर्ना सिस्टम, ठीक है, ये भी हमने कवर कर लिया था। अब हम देखते हैं राइज ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज, ठीक है। देखिए, अराउंड द 6th-7th century there began the formation of cultural unit which become later came to be known as the Karnataka, Maharashtra, Odisha, राजस्थान एंड तमिलनाडु एक्सेट्रा। 6th और 7th सेंचुरी के आसपास यहाँ बताया गया है कि फॉर्मेशन शुरू हो गई थी किस चीज़ की, कल्चरल यूनिट की। कल्चरल यूनिट कैसे कि जो एक कल्चर के लोग हैं उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया, एक अपना अलग रीजनल एरिया बना लिया। दूसरा कोई कल्चर है तो उसने अपना कोई अलग रीजनल एरिया बना लिया। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जो रीजनल आइडेंटिटीज़ वाले जो एरियाज थे वो देखे जाते हैं, जिसमें कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे स्टेट हमें देखने के लिए मिलते हैं। द आइडेंटिटी ऑफ द वेरियस कल्चरल ग्रुप इज रिकोगनाइज्ड बाय बोथ फॉरेन एंड इंडियन सोर्सेज, ठीक है। और इस चीज़ की जो पहचान है, जो हमें पता चलता है कि उस समय कल्चरल ग्रुप हुआ करते थे, तो हमारे पास इंडिया की बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसमें हमें पढ़ने के लिए मिलता है। साथ में जो दूसरे फॉरेन सोर्सेज हैं उनसे भी पता चलता है। जैसे कि एक है चाइनीज़ ट्रैवलर हुएनसांग, ठीक है। उन्होंने मेंशन करी है इंडिया की नेशनलिटीज़ के बारे में कि इंडिया के अंदर बहुत सारे तरह की नेशनलिटीज़ थी। जो जैन टेक्स्ट था लेट 8th सेंचुरी का, वो भी इस चीज़ के एग्जिस्टेंस को मानता है, जिसमें उसने बताया है 18 मेजर पीपल और नेशनलिटीज़ के बारे में, ठीक है ना। ये मतलब 18 तरह के जो ग्रुप थे उनके बारे में बताया है। एंड डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ 16, और कम से कम उसमें जो 16 है उसमें ऐसे है जिनके फिजिकल फीचर्स के बारे में भी डिस्क्राइब किया हुआ है। They produce sample of their languages and say something about their character। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में, उनकी लैंग्वेज के बारे में भी बताया हुआ है कि किस तरह से अलग अलग कल्चरल जो ग्रुप्स थे उनकी अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस हुआ करती थी। विशाखा दत्त एक ऑथर थे 19th सेंचुरी के आसपास। स्पीक्स ऑफ डिफरेंट रीजन इनहेबिटेड बाय पीपल डिफरेंट इन कस्टम्स, क्लोथिंग एंड लैंग्वेज। उन्होंने बताया है कि 9th सेंचुरी के आसपास जो यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, भारत में रहने वाले, उनके अपने अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग जो लैंग्वेजेस थी वो बोली जाती थी। सिर्फ ना केवल लैंग्वेजेस बल्कि उनके पहनने का तरीका, उनके जो कस्टम, वो भी काफ़ी डिफरेंट थे। Since the 7th century, a remarkable development take place in the linguistic history of India. The birth of तो यहाँ पर बताया गया है कि 7th सेंचुरी एक रिमार्केबल डेवलपमेंट को लेकर आता है इंडिया के लिंग्विस्टिक हिस्ट्री में, जिसमें बर्थ होता है एप्रभ्रमश, ठीक है ना। इसको आप जिस भी तरह से प्रोनाउंस करना चाहें आप कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें बताया ये गया है कि ये फाइनल स्टेज थी, ठीक है, ऑफ द मिडिल इंडो आर्यन, ठीक है। जो मिडिल इंडो आर्यन थी उनकी फाइनल स्टेज थी। ये लैंग्वेज थी किसके बीच में, प्राकृतिक के शुरू होने से पहले और जो मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज थी उसके बीच का, ठीक है। प्राकृतिक से लेके जो इंडो आर्यन लैंग्वेज के जो बीच वाला जो टाइम पीरियड था उसके बीच में ही हमें देखा जाता है, ठीक है। इट रफली कवर्स द पीरियड फ्रॉम AD 600 टू 1000। ये टाइम बता रखा है, कौन सा टाइम था ये, 600 AD से लेके 1000 AD के बीच का ये टाइम था, ठीक है। जिसके स्टार्टिंग इंडो आर्यन लैंग्वेज से लेके प्राकृतिक के बीच वाली ये बात की गई है। एक्सटेंसिव जैन लिटरेचर वॉज रिटन इन दिस लैंग्वेज। बहुत सारे जो जैन लिटरेचर हैं वो इस लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड। मॉडर्न लैंग्वेजेस आर ट्रेसेबल इन बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट राइटिंग इन द अप्रभ्रमश, ठीक है। तो बहुत सारी जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उनको ट्रेस किया गया है इसमें, जैन में भी और बुद्धिस्ट राइटिंग में भी। बुद्धिस्ट राइटिंग फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया सो
फेंट ग्लिमरिंग ऑफ बंगालीज, असमी, मैथिली, उड़िया, हिंदी। तो जो बुद्धिस्ट राइटिंग है ईस्टर्न इंडिया से, उसमें आपको ये सारी जो लैंग्वेजेस है वो भी देखने के लिए मिलेंगी। सिमिलरली द जैन वर्क ऑफ द सेम पीरियड रिवील द बिगिनिंग ऑफ गुजराती एंड राजस्थानी। यहाँ तक कि जो जैन वर्क है उसमें आपको पता चलेगा कि वो ये भी बताता है कि इस समय जो गुजराती है, जो राजस्थानी है, वो भी क्या हो गई थी, उसकी भी बिगिनिंग स्टार्ट हो गई थी। आप देख रहे हो बहुत कितनी सारी जो लैंग्वेजेस हैं अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं। इन द साउथ तमिल वॉज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। साउथ में जो तमिल है वो सबसे पुरानी लैंग्वेज है। बट कन्नड़ बिगेन टू ग्रो एट अबाउट दिस टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ तमिल ही पुरानी है, उसके बाद अब इस टाइम पर क्या शुरू हो गई थी, जो कन्नड़ भाषा वो भी शुरू हो गई थी। तेलुगु एंड मलयालम डेवलप मच लेटर। जो तेलुगु और मलयालम है वो थोड़ी तमिल और कन्नड़ से थोड़ा बाद में शुरू होती है। सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है साउथ की? तमिल। It seems that each region came to develop its own language because of its isolation from the other. ठीक है, ऐसा कहा गया है कि हर रीजन में रहने वाले जो लोग थे वो अपनी खुद की लैंग्वेज को डेवलप करना चाहते थे, जिससे कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो बाकियों से अलग रहे, वो अपने आप को एक तरह से आइसोलेट कर सके। ठीक है, अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए। When the Gupta Empire broke up, several independent principalities rose and this naturally hindered countrywide contact एंड कम्युनिकेशन। देखिए, जो गुप्ता एम्पायर था काफ़ी बड़ा एम्पायर था, उसके अंदर सब जुड़ के रहते हैं, लेकिन जैसे ही गुप्ता एम्पायर है वो टूटने लगता है अपने एंड वाले टाइम में, तो बहुत सारी जो छोटी छोटी जो इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज़ थी वो देखने के लिए मिलती है। जो ग्रुप होते हैं गुप्ता एम्पायर के अंदर, वो अलग अलग होने लगते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब इस वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो असर है वो कॉन्टेक्स्ट पे, कम्युनिकेशन पे पड़ता है। डिक्लाइन होता है ट्रेड का, जिससे ये है कि अब ट्रेड कम हो रहा है तो कम्युनिकेशन भी कम होगा। भाई ट्रेड करते हैं तो लोगों में आपस में बातचीत होती है, एक इंसान दूसरी जगह जाता है, लेकिन जब वो ट्रेड ही बंद हो गया तो वहाँ पर क्या आ गया? लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल ऑफ द वेरियस रीजन्स एंड दिस प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे ही नहीं ट्रेड करने के लिए, तो उससे क्या होगा? उससे जो लोग हैं वो अपने ही एरिया में रह जाएंगे, उनकी जो लैंग्वेज है वो कहीं उनके साथ नहीं जाएगी, ना वो कहीं से कुछ सीख कर आएंगे। और इसी वजह से अब हर एरिया में अपनी एक पर्टिकुलर, ठीक है ना, एक जो रीजनल लैंग्वेज है उसका ग्रोथ होने लगता है। रीजनल स्क्रिप्ट्स बिकम मोर प्रोमिनेंट इन 87th सेंचुरी एंड लेटर। तो ये बताया गया जो रीजनल स्क्रिप्ट्स थी वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई थी 7th सेंचुरी के बाद वाले टाइम से। फ्रॉम मौर्य टू गुप्ता टाइम, ऑल्दो द स्क्रिप्ट चेंज टू सम डिग्री, मोर और लेस द सेम स्क्रिप्ट कंटिन्यू टू बी यूज थ्रू आउट द ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया। जबकि अगर हम बात करें मौर्य गुप्ता टाइम की, तो उस समय जो स्क्रिप्ट थी उसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ था, लेकिन उसके बाद भी सेम स्क्रिप्ट ही यूज़ की जाती थी एक बहुत बड़े जो ग्रेटर पार्ट था इंडिया का उसमें। ठीक है, ये बता रहे हैं मौर्य की और गुप्ता के टाइम के बाद। A person who has mastered the script of the Gupta age can read inscription of that period from different parts of the country। और जो भी इंसान बड़ा माहिर होता था उस लैंग्वेज को पढ़ने में, ये जो गुप्ता पीरियड में बताया है कि जो उस टाइम पे स्क्रिप्ट चलती थी गुप्ता पीरियड के टाइम पे, जो भी उसको पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट होता था, वही गुप्ता एज में जो इंस्क्रिप्शन है उनको सबको पढ़ के सुनाता था, देश के अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, बट फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड एवरी रीजन हैड इट्स ओन स्क्रिप्ट। लेकिन अब 7th सेंचुरी के बाद क्या हुआ? हर रीजन की अपनी खुद की लैंग्वेज होने लगी, अपनी खुद की स्क्रिप्ट होने लगी। तो अब पोस्ट गुप्ता वाला जो टाइम था उसमें ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं रही कि कोई एक ही इंसान वो सारे जो इंस्क्रिप्शन है वो पढ़ लेगा या फिर वो उन लोगों तक अपनी बात पहुंचा देगा, क्योंकि हर रीजन की अपनी एक नई लैंग्वेज अब स्टैब्लिश हो चुकी थी। तो इसमें इसलिए कहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीड पोस्ट गुप्ता इंस्क्रिप्शन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स विदाउट मास्टरिंग द रीजनल स्क्रिप्ट। तो इसलिए पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो भी इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं वो पढ़ने एक इंसान के बस की बात नहीं रहती है, ना वो बहुत ईजी रहते हैं, क्योंकि पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या हो चुका था, अलग अलग रीजन बन चुके थे और उन रीजन में अपनी एक अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, जो रीजनल स्क्रिप्ट थी, उसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें प्री गुप्ता की या फिर गुप्ता पीरियड की, तो उस टाइम पर एक ही जो स्क्रिप्ट थी वो एक बहुत बड़े पार्ट में भारत के यूज़ की जाती थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेंड्स इन लिटरेचर। इन द हिस्ट्री ऑफ द लिटरेचर द 6th and 7th सेंचुरी आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जितना ये 6th और 7th सेंचुरी दोनों ही बड़ी इक्वली इंपॉर्टेंट रही हैं लिटरेचर की। अगर हम बात करें, संस्कृत कंटिन्यू टू बी यूज्ड बाय द रूलिंग क्लासेस फ्रॉम द 2nd सेंचुरी एडी। अब यहाँ पर 2nd सेंचुरी एडी में जो भी रूलिंग क्लासेस होती थी मोस्टली वो संस्कृत लैंग्वेज का ही यूज़ करती थी। इन लाइन विद द pomp, vanity and splendor of the feudal lords, the style of Sanskrit prose and poetry become ornate and writing become replete with a
मेटाफॉर, इमेजरी, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द रीडर टू कॉम्प्रीहेंड इट्स एसेंशियल मीनिंग, ठीक है। और यहाँ तक कि जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसे वो अपनी राइटिंग में, पोट्री में, उन सब में यूज़ करते थे। बहुत ज़्यादा जो ये लैंग्वेज थी संस्कृत, इतनी धीरे धीरे इसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स जोड़ दिए गए थे कि अपने आप में बड़ी डिफिकल्ट हो गई थी, ठीक है। जो रीडर्स थे उनके लिए जो पढ़ना था इसको काफ़ी एक मुश्किल चीज़ हो चुकी थी। बानास प्रोज इज अ टिपिकल एग्जाम्पल इन पोट्री मैनी मीटर्स वर इन्वेंटेड इलाबोरेटेड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू ऑर्नेट वर्बोज हाई फ्लॉन स्टाइल। तो आप देख रहे हो कितनी मेहनत की जा रही है इस लैंग्वेज पे। इन लाइन विद द डोमिनेंस ऑफ लैंडेड मैग्नेट ओवर द सोशल हायरार्की, आर्टिफिशियल प्रोज एंड पोट्री बिकम फैशनेबल विद द एलाइट्स ऑथर। यहाँ पर अब आप खुद सोच सकते हो कि जब इस यहाँ पर जो ये राइटिंग है उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो उसका मतलब कहीं ना कहीं डिमांड में से ये चीज़ ज़्यादा थी। और लिखने वाले कौन थे? जो ऑथर्स होते थे। तो यहाँ अब जो ऑथर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एलाइट, ठीक है ना, और मतलब काफ़ी सारी डिमांड हो गई थी उनकी। हु वाइडन द चैज़म बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड द पीजेंट। कोसाम्बी कंसिडर द combination of एक सेकेंड। कोसाम्बी कंसिडर्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स एंड रिलीजन टू बी डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ फ्यूडल लिटरेचर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो फ्यूडल लिटरेचर जो ज़्यादातर लिखी जाती थी, ठीक है, वो इन्हीं दो जो कॉम्बिनेशन है इस पर लिखी जाती थी। अ लेजर्ड लैंडेड क्लास साउट द सपोर्ट ऑफ द संस्कृत राइटर हु रॉट ऑन सेक्स एंड टेंट्रिज्म, ठीक है, सॉरी तंत्रिज्म। तो यहाँ पर जो लैंडेड क्लास होती थी वो काफ़ी ज़्यादा उन संस्कृत राइटर्स को सपोर्ट करती थी। वो अगर वो या तो वो सेक्स के ऊपर लिखते थे या फिर जो ये तंत्र मंत्र होते हैं अगर इनके ऊपर लिखते थे तो उनको बड़ा, जो संस्कृत राइटर थे उनको बड़ा सपोर्ट था उस टाइम पे जो इन टॉपिक्स पे लिखते थे। Sexual union came to be seen as union with the supreme divine being, and according to the Vajrayani Tantrika, supreme knowledge which amounted to supreme bliss, ठीक है। तो ये दोनों ही टॉपिक है और इनके जो ऑथर है इनकी बड़ी डिमांड थी उस टाइम पे। could be realized through the sexual union of the male and female, तो उसमें जो भी वो यूनियन होता है मेल और फीमेल का उसके बारे में वो सब चीज़ें लिखते थे। Spiritualism was thus inverted to justify eroticism in art and literature, okay। जो स्पिरिचुअलिज्म था वो उसका भी महत्व किस में बढ़ गया था? आर्ट और लिटरेचर में कुछ हद तक। द मेडिवल पीरियड produced a large corpus of commentaries on the ancient text in Sanskrit, Pali, Prakritic. These were written between the 5th and 18th century. तो जो बाकी जो दूसरी जो commentaries थी एशियन टेक्स्ट जो संस्कृत की, ये तो हमने देख लिए संस्कृत में बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए, लेकिन इन पर फिर बाद में दूसरी जो commentaries लिखी गई, ठीक है, वो कब लिखी गई? 5th और 18th सेंचुरी वाले जो टाइम है उसमें लिखी गई। They discuss not only the Dharma Sutra and Smriti but also Panini's grammar, ठीक है, and ग्रह सूत्र, सौर्य सूत्र, सुलवा सूत्र, मेडिकल, फिलोसफिकल टेक्स्ट, इन सबको ही डिस्कस किया गया है जो 5th और 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें। कॉमेंट्रीज ऑन द पाली टेक्स्ट आर कॉल्ड अथ कथा, ठीक है ना। तो इनको ये जो पाली टेक्स्ट में जितनी भी कॉमेंट्रीज की गई हैं उसको बोलते थे अथ कथा। एंड दोज ऑन प्राकृतिक टेक्स्ट, जो पाली में थे पाली को बोलते थे अथकथा, और जो प्राकृतिक टेक्स्ट पर की गई हैं वो है कुरनी और भाष्य और निरुक्ति, ओके। दिस लिटरेचर ग्रेटली स्ट्रेंथन द ऑथोरिटेरियन ट्रेंड इन द इंटेलेक्चुअल लाइफ, सीकिंग टू प्रिजर्व द स्टेट एंड वर्ण बेस्ड पेट्रियार्कल सोसाइटी टू अडॉप्ट इट टू द न्यू सिचुएशन। बहुत सारी जो लॉ बुक्स है वो भी उस समय लिखी गई हैं जिन्हें कंपोज किया गया है 600 से 900 के बीच में। इन ऑर्डर टू मेक दैम सेल्फ एक्सेप्टेबल, सम ऑफ द लॉ गिवर गिव दैम सेल्फ वृद्ध मनु और द वृद्ध प्रशारा। In any event, the commentaries help to perpetuate the essential of social inequality and adopt the law and ritual to the new inequality that had arisen from the unequal distribution of land and power. And commentaries and digests continue till the 8th century. They emphasize continuity, and the dominant trend in a medieval time was that closed mind linked to closed economy and killed creativity. धीरे धीरे तो शुरुआत में तो ये चीज़ें बहुत लिखी जाती हैं, बहुत पढ़ी भी जाती हैं, लोगों की डिमांड में भी थी और इनको लिखने वाले भी थे, ठीक है ना, इनको संरक्षण देने वाले भी थे। बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी गई हैं जिससे जो सोसाइटी की इनइक्वालिटीज़ हैं उन पर भी परछाई डाली गई है। कुछ नए लॉ, कुछ नए रिचुअल्स, ठीक है, उनको भी लाया गया है जिससे कि वो जो नई चीज़ें हैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके। लेकिन धीरे धीरे होता है ना कि एक चीज़ ज़्यादा टाइम, एक बहुत लंबे टाइम तक टिक सकती है लेकिन हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि मेडिवल टाइम तक आते आते ठीक था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो धीरे धीरे ये चीज़ें क्या होने जाती हैं? कम होने लग जाती हैं, ठीक है। और क्या करती हैं, मतलब वही है कि एक चीज़ जाती है तो दूसरी चीज़ आ जाती है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये जो लिटरेचर वगैरह का जो अभी ये टाइम चल रहा था, धीरे धीरे ये क्या होने लगता है? कम होने लगता है, ठीक है, क्योंकि अब लोग किस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे? इकोनॉमी पे ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। तो ये जो ये क्रिएटिविटी वाला काम था ये धीरे धीरे फ्लॉप होता जा रहा था।
आगे देखते हैं द डिवाइन हायरकी इन स्कल्पचर एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एवरी रीजन बिगेन इवॉल्विंग इट्स ओन स्टाइल फ्रॉम द 7th-8th सेंचुरी ऑनवर्ड। धीरे धीरे समय के साथ लोगों की पसंद भी बढ़ती है, बदलती है। उसी तरह जो स्कल्पचर थे, जो मूर्तियाँ वगैरह बनवाई जाती थी, टेम्पल्स बनवाए जाते थे। अब मैंने बता दिया आपको कि हर एरिया में कुछ ना कुछ एवोल्यूशन हो रहे थे। तो एवोल्यूशन सिर्फ इंसान की लैंग्वेज में ही नहीं देखोगे, उससे जुड़ी हर चीज़ में आपको एवोल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। टाइम के साथ धीरे धीरे हर चीज़ में चेंज देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर उनके अपने खुद के नए स्टाइल बनने लगे इन टेम्पल्स को बनाने के लिए, इन स्कल्पचर्स को बनाने के लिए। साउथ इंडिया में बात करें तो यहाँ पर स्टोन टेम्पल का सबसे ज़्यादा फैशन मतलब ट्रेंड आ गया कि सबसे ज़्यादा जो टेम्पल्स है वो स्टोन से बनाए जाएंगे। स्टोन एंड ब्रॉन्ज वर द टू प्रिंसिपल मीडिया फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटीज। तो यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी भगवान की, वो या तो स्टोन से बनती थी या फिर जो ब्रॉन्ज होता है उससे बनती थी। ब्रॉन्ज statue began to be manufactured on an impressive scale, and although they figured in substantial number in the Himalayan territories, and they probably predominated in South India। तो साउथ इंडिया में बहुत सारी जो स्टैचू हैं आपको बहुत सारी मिलेंगी। इन साउथ दे वर यूज इन ब्राह्मणिकल टेम्पल्स एंड इन ईस्टर्न इंडियन बुद्धिस्ट टेम्पल एंड मोनास्ट्री। तो यहाँ पर जो ये स्टोन मैं आपको बता रही हूँ, तो अगर हम बात करें साउथ की, तो साउथ में जितने भी जो ब्राह्मणिकल जो टेम्पल थे उसमें बड़ा यूज़ हुआ इसका। अगर आप ईस्ट इंडिया में देखोगे तो वहाँ पर बुद्धिस्ट टेम्पल को, मोनास्ट्री को बनाने में इसका बड़ा यूज़ हुआ स्टोन वगैरह का। ऑल्दो द सेम गॉड एंड गॉडेस वर वर्शिप्ड थ्रू आउट इंडिया। और वो सब एक ही देवी देवता हुआ करते थे जिनकी पूरे भारत में अलग अलग तरीके से उनको लोग मानते थे, उनकी पूजा करते थे। पीपल ऑफ एवरी रीजन पोर्ट्रेट दैम इन देयर ओन वे। तो हर किसी का अपना मानने का तरीका होता है, तो वो वैसे ही उनको मानते थे। वी नोटिस इंक्रीजिंग डिवाइन हायरकी इन अ पोस्ट गुप्ता टाइम। द वेरियस डिविनिटीज began to be arranged according to grade in the pantheons, and just as society was divided into unequal classes based on ritual, land property, military power and the like, so too were deities divided into unequal rank। अब यहाँ पर पोस्ट गुप्ता टाइम में जो डिवाइन हायरकी भी आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ना केवल सिर्फ इंसानों के बीच ये कर दिया कि ये हायर रैंक का है, ये लोअर रैंक का है, ये उससे लोअर रैंक का है, बल्कि भगवानों में भी ऐसे कर दिया। वो जो देवी देवता वो मानते थे उनको भी उन्होंने क्या दी थी, रैंक दी थी। तो यहाँ पर पोस्ट गुप्ता टाइम में ये देखा गया कि जो मूर्तियाँ थी, जो भगवान थे, उनको भी क्या कर दिया, रैंक वाइज उनको भी बता दिया कि ये ज़्यादा पावरफुल है, ये उनसे कम पावरफुल है, ये सबसे कम पावरफुल है। ओके। और इससे कहीं ना कहीं एक अनइक्वल जो अभी तक जो सोशल क्लासेस में देखा जाता वो अब इसमें भी देखा जाने लगा। विष्णु, शिवा, दुर्गा फिगर्ड एज सुप्रीम डाइटीज। यहाँ बताया कि सुप्रीम देवी देवता कौन है, विष्णु, शिवा और दुर्गा। प्रेसाइडिंग ओवर मैनी अदर गॉड्स एंड गॉडेस, ठीक है ना, कि ये सभी भगवानों से ऊपर हैं। हु वर प्लेस्ड इन लोअर पोजीशन एज रिटेनर एंड अटेंडेंट। और बाकी देवी देवताओं को क्या बताया है कि इनकी इनसे लो पोजीशन है और ये रिटेनर है और अटेंडेंट्स है। सुप्रीम डेटी इन द पैथियॉन्स वर डिपिक्टेड इन द लार्जर साइज एंड द सबऑर्डिनेट डेटीज इन कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज। तो यहाँ पर जो सुप्रीम भगवान थे उनकी तो मूर्ति भी बड़ी बनाई गई, और जिनको उनका सबऑर्डिनेट बताया गया उन भगवान की मूर्ति भी छोटी बनाई गई। तो ये इंसान है, ये तो कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पर पैथियॉन सजेस्ट दैट डेटीज वर्शिप्ड बाय द वेरियस ट्राइब्स एंड लोअर ऑर्डर वर फॉर्सिबली एब्सॉर्ब्ड इनटू द डिवाइन हायरकी। यहाँ पर जो डेटीज हैं, जो देवी देवता हैं, ठीक है, उनकी जो वर्शिप की जाती थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो दूसरे जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे वही करते थे, बल्कि जो ट्राइब्स थी, लोअर ऑर्डर्स के थे, है ना, वो भी करते थे। नहीं करोगे तो फोर्सफुली उनको करवाया जाएगा। वी फाइंड द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग ब्रह्मा, गणपति, विष्णु, शक्ति एंड शिवा कॉल्ड द पंच देव और 5 डिविनिटीज़। यहाँ पर 5 जो देवी देवता थे वो बड़े ही फेमस थे, ठीक है, जिनको पंचदेव बोलते थे, जिसमें आते थे ब्रह्मा, गणपति, विष्णु, शक्ति और शिवा। द जो चीफ गॉड थे वो थे शिवा, ठीक है, और सम अदर डेटी वर इंस्टॉल्ड इन द मेन टेम्पल। और ये सारे कहाँ रखे जाते थे, सब मेन टेम्पल में रखे जाते थे, अराउंड विच 4 सब्सिडरी श्राइन्स वर इरेक्टेड टू द हाउस एंड अदर 4 डेटीज, ठीक है। सच टेम्पल वर नॉन एज द पंचयातना। तो इनका जिस टेम्पल में इस तरह से ये 5 जो देवी देवता थे, ये जहाँ पर इनको स्थापित कर दिया जाता था उसको पंचयातना बोलते थे। द वैदिक गॉड इंद्र, वरुण एंड यमा वर रिड्यूस टू द पोजीशन। अब यहाँ पर जो पोजीशन थी इंद्र की, वरुण की, जो यम की, वो थोड़ी क्या हो गई थी, कम हो गई थी, ठीक है, एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड जैसी। द अर्ली मेडिवल पैथियॉन्स गिव अस गुड आइडिया ऑफ द डिवाइन हायरकी बेस्ड ऑन द वर्ल्डली हायरकी। इन मैनी ऑफ दैम द सुप्रीम मदर गॉडेस वॉज रिप्रेजेंटिंग इन डोमिनेटिंग पॉस्चर इन रिलेशन टू सेवरल अदर डेटीज। बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह भी आपको देखने के लिए मिलती है, जिससे कि उनका एक डोमिनेटेड पॉस्चर बना के वो लोगों तक उस चीज़ को पहुँचाना चाहते हैं। वी फाइंड सच पैंथियॉन्स नॉट ओनली इन शैविज्म, शक्तिज्म एंड वैष्णविज्म, बट
ऑल्सो इन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये चीज़ें सिर्फ आपको, ये नहीं है कि सिर्फ आपको हिंदू धर्म के जो देवी देवता वहीं देखने के लिए मिलेगी, बल्कि जो जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, वहाँ पर भी मिलती है। वहाँ पर भी वो उनकी जो पिक्चर वगैरह बनाते हैं और ऐसा बताते हैं कि वो भी एक हायरकी दिखाते हैं वहाँ पर कि ये सबसे बड़े भगवान है, ये इनके शिष्य हैं तो ये उनसे कम रैंक के हैं। मोनास्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जैन, शैविटीज़ एंड द वैष्णविटीज़ अदर्स वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू अबाउट 5 रैंक, ठीक है। तो सबको रैंक दे दिया। द हाइएस्ट रैंक वॉज ऑक्यूपाइड बाय द आचार्यस, सबसे जो हाइएस्ट रैंक थी वो किसको मिली, जो आचार्यस होते हैं, ठीक है। whose coronation took place in the same manner as that of a prince, और ये इनका भी कॉरोनेशन होता था, राजाभिषेक होता था और ऐसे ही होता था जैसे कि प्रिंस वगैरह के होते हैं। विद द उपाध्याय एंड उपासिकास, उनको कौन सी पोजीशन मिलती थी, लोअर पोजीशन मिलती थी। ओके, अब बात करते हैं भक्ति कल्ट की। अब 7वीं सेंचुरी के बाद जो ये भक्ति कल्ट था ये पूरे भारत में फैलने लग गया, स्प्रेड हो गया, साउथ में भी हो गया। भक्ति मीन पीपल मेड ऑल द काइंड्स ऑफ ऑफरिंग टू द गॉड इन रिटर्न फॉर विच दे रिसीव द प्रसाद और द फेवर ऑफ द गॉड, कि मतलब भगवान के चरणों में सब कुछ दान कर देना, ठीक है। अगर जैसे हम करते हैं ना, हम प्रेयर करते हैं भगवान से कि आप भगवान हमारा ये काम कर दो, हम आपको ये चढ़ा देंगे, ये दक्षिणा दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि अपना सब कुछ ऑफर कर देना भगवान को। दे इम्प्लाइड द टोटल सरेंडर ऑफ द डिवोटीज टू देयर गॉड, क्या पूरी तरह से अपने आप को भगवान के आगे समर्पित कर देना, उसी को बोलते हैं असली भक्ति। दिस प्रैक्टिस इज कंपेरेबल टू द कंप्लीट डिपेंडेंस ऑफ द टीनेंट्स on the land owners, such as the tenant offered and provide various services to the lord and then received land and protection as a kind of favor from him। जैसे कि होता था ना, जो टीनेंट्स होते थे वो अपना सब कुछ ऑफर कर दिया करते थे, अपनी सारी सर्विसेज देते थे किसको, लॉर्ड को, और उसके बदले उन्हें क्या मिलना है, लैंड, प्रोटेक्शन, ठीक है। A similar relation came to be established between individual and his God। तो उसी तरह का सेम रिलेशन किस में बन गया, इंसान और भगवान में। पहले तो ये मैंने आपको जो एग्जांपल बताया ये था उनका जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, ज़मींदार होते थे, तो वो छोटे छोटे पीजेंट्स को अपने इशारे पर नचा के रखते थे। तो उनके बीच में एक तरह का रिलेशन होता था कि वो जो गरीब इंसान है वो पूरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बिल्कुल लैंड ऑनर के पैरों में बिछा पड़ा है बिल्कुल, और उसके बाद जाके जो लैंड ऑनर है वो उस पर कुछ टाइम के लिए मेहरबान हो जाता था। तो उन्होंने यहाँ पर वही रिलेशन कंपेयर कर दिया कि सेम वैसा ही जो रिलेशन था कि अपना सब कुछ दे देना, वो यहाँ पर भगवान को समर्पित कर रहा है, तो एक वही रिलेशन बताया। लेकिन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। जो लैंड ऑनर्स थे उनके सामने जो छोटे छोटे पीजेंट थे वो खुद को समर्पित करना नहीं चाहते थे, उनकी मजबूरी थी। लेकिन जो इंसान भगवान के लिए करता है वो उसकी मजबूरी नहीं होती, वो अपनी खुशी से करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहता, वो करना चाहता है। लेकिन इसलिए जो लैंड ऑनर्स है, और अगर हम भगवान को कंपेयर कर रहे हैं कि वो हम उन्होंने उनको भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करी जैसे लैंड ऑनर को, वैसे ही गॉड को करे, तो दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क हो जाता है यहाँ पर। ये मेरा अपना खुद का थॉट है। जस्ट एज द टीनेट ऑफर्ड, ये तो मैंने आपको बता दिया, एज एलिमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म परसिस्टेड इन द कंट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, भक्ति बिकम डीपली एम्बेडेड इन द इंडियन एथोस, ठीक है। तो इस तरह से जो भक्ति है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन चुका था, लोगों के मन में बहुत ज़्यादा बस चुका था भक्ति जो है भारत के लोगों में। अब पढ़ेंगे हम तंत्र मंत्र के बारे में। द मोस्ट रिमार्केबल डेवलपमेंट इंडिया in the religious field from about the 6th century onward was spread of tantrism। अब यहाँ पर 6th century के बाद स्प्रेड होता है तांत्रिज्म का। लाइक द भक्ति कल्ट, तांत्रिज्म कैन ऑल्सो बी सीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस। इसकी वजह से भी आप देखोगे किस तरह से सोशो इकोनॉमिक चेंजेस आए। 5th 7th सेंचुरी के बीच में होता क्या है, बहुत सारे जो ब्राह्मण्स होते हैं उनको लैंड मिलती है नेपाल में, असम में, बंगाल, उड़ीसा, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन में। इट इज़ एट अबाउट दिस टाइम दैट तांत्रिक टेक्स्ट, श्राइन्स एंड प्रैक्टिस केम इनटू बीइंग। और यही टाइम होता है कि अब आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जिसमें आपको तंत्र मंत्र की प्रैक्टिस वगैरह। तांत्रिज्म एडमिटेड both women and शूद्र into its rank and laid stress on the use of magical ritual। अब ये तांत्रिज्म है ये बढ़ा क्यों? देखिए जो बड़ी बड़ी जो भक्ति वगैरह चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं जो रैंक थी वो हायर क्लासेस को दी जाती थी, ठीक है। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, हम सबको ये पता है ये बात। तो वहाँ पर जो शूद्र थे, जो वुमेन थे, उनको हमेशा नीचे रखा गया। अब ये तंत्र मंत्र करने वाले थे, इन्होंने सोचा ऐसा करते हैं सबसे पहले इन्हीं लोगों का सपोर्ट लेते हैं क्योंकि ये लोग तो जल्दी हमारे बात मान जाएंगे क्योंकि कहीं और तो इनको जगह मिल नहीं रही है। अब यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले जो वुमेन थे, शूद्र थे, इन्हीं को ही रैंक देना शुरू करा और इन पर थोड़ा स्ट्रेस डाला कि आप मैजिक रिचुअल्स परफॉर्म करिए, उनका यूज़ करिए। सम ऑफ द रिचुअल्स में हैव बीन इन यूज़ इन अर्लियर टाइम, बहुत सारे तो रिचुअल्स में ऐसे थे जो पहले से यूज़ होते आ रहे थे, बट दे वर सिस्टमेटाइज एंड रिकॉर्डेड इन द तांत्रिक टेक्स्ट फ्रॉम अबाउट द 6th सेंचुरी ऑनवर्ड। उसके बाद इनको लिखा भी जाने लगा। बात करें 6th सेंचुरी के बाद तो इन तंत्र मंत्र को लिखा भी जाने लगा। दे वर इंटेंटेड टू सेटिस्फाई द मटीरियल डिजायर ऑफ द डिवोटीज फॉर फिजिकल पोजेशन एंड टू क्योर डिसीज एंड इंजुरीज सफर्ड बाय देम।
तो ये सब लोग क्यों करते थे? जिससे कि वो अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको पूरा कर सके, ठीक है ना। ऐसा होता है ना कि किसी के ऊपर भूत वूत आ गया तो वो जो पोजेशन है, ठीक है, डिसीज़ वगैरह को क्योर करने के लिए, इंजरीज से जो लोग सफ़र कर रहे हैं, कि अब आपको पता ही होगा तंत्र मंत्र के जो लोग करते हैं वो किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम आपके ये काम बना देंगे, इसका भूत उतार देंगे, यहाँ दान करो, वो करो, ठीक है, नींबू वींबू जो भी है। Tantrism obviously arose as a consequence of the large-scale admission of the aboriginal people in the Brahminical society, and the Brahmins adopted many of the tribal rituals, charms, symbols, which were now officially compiled and sponsored and fostered by them. जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अडॉप्ट करी हैं, कहाँ से? जो ट्राइबल पीपल्स थे उनकी, जैसे कि उनके रिचुअल्स हो गए, उनके चार्म्स हो गए, उनके सिम्बल्स हो गए, और फिर बाद में उन सब चीज़ों को कंपाइल भी किया गया है. इन द कोर्स ऑफ टाइम they were distorted by the press to serve the interest of their rich patron, and the Tantrism permitted Jainism, Buddhism, Shaivism, Vaishnavism, and from the 7th century onward it continued to hold ground throughout the medieval age. तो ये तांत्रिक मंत्रिज्म है ये काफ़ी फैल गया, यहाँ तक कि मेडिवल एज तक का जो टाइम था तब तक भी मतलब लोग इसका इस्तेमाल करते थे, लोगों का विश्वास था इसके अंदर. मैनी मेडिवल मैन्यूस्क्रिप्ट फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया डील विद द तांत्रिज्म एंड एस्ट्रोलॉजी. बहुत सारी मेडिवल मैन्यूस्क्रिप्ट हमें मिलती हैं जिसमें हमें पता चलता है कि भारत के बहुत सारे हिस्सों में जो तांत्रिज्म है, जो एस्ट्रोलॉजी है, उनको लिखा गया था, और दोनों को कहीं कहीं तो आपको ये दोनों चीज़ें ना एक मिक्स कंटेंट में आपको देखने के लिए मिलेगी. समरी की बात करते हैं. ऑन द होल एंड द 6th centuries एविडेंस ऑफ स्ट्राइकिंग डेवलपमेंट इन पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, लैंग्वेज, लिटरेचर, स्क्रिप्ट, रिलीजन. तो 6th और 7th सेंचुरी में हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट हुई थी पॉलिटी में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में, लैंग्वेज में, लिटरेचर में, स्क्रिप्ट में और रिलीजन में. इस पीरियड में जो डोमिनेंट फीचर रही हैं एशियन इंडियन लाइफ के वर मेकिंग वे ऑफ दोज ऑफ द मेडिवल लाइफ, मतलब मेडिवल लाइफ तक भी उनके असर देखे गए हैं. टेकन टुगेदर दीज चेंजेस हेराल्ड द ट्रांजिशन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी. इकोनॉमी डोमिनेटेड बाय द लैंडलॉर्ड, हम जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि इस टाइम पे जो सोसाइटी थी उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स देखने के लिए मिलेंगे, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, यहाँ तक कि जो लैंडलॉर्डिज्म था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. एक बीच में एक वो बन जाता है स्टेट और पीजेंट के बीच में, हमने देख ही लिया कि किस तरह का जो रिलेशन था. दे रेन द एडमिनिस्ट्रेशन दैट हैड हिथरतो एक जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है ना, लार्जली बाय द ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द स्टेट. तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको ज़्यादातर जो कंट्रोल करते थे वो बड़े बड़े जो स्टेट के ऑफिसर्स थे वही उसको कंट्रोल करते थे. बाद में जब बहुत ज़्यादा लैंडलॉर्डिज्म बढ़ गया, दिस डेवलपमेंट वॉज सिमिलर टू वॉट हैपन इन द यूरोप वेयर लैंडलॉर्ड एक्वायर्ड इफेक्टिव अथॉरिटी फ्रॉम द 6th century ऑनवर्ड एंड फॉलोइंग द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर. इसी तरह की जो चीज़ें हैं ना केवल भारत में बल्कि यूरोप में भी देखी जा रही थी, जहाँ पर जो लैंडलॉर्डिज्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत इफेक्टिव हो गया था, और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो रोमन एम्पायर थी धीरे धीरे उसका डिक्लाइन होने लगा था. बोथ द रोमन एंड द गुप्ता एम्पायर वर अटैक्ड बाय द हुन्स. यहाँ पर जो रोमन है और जो गुप्ता एम्पायर है दोनों पर ही जो हुन्स थे उन्होंने अटैक किया था, और कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों के ही सेम होते हैं. So strong was the pressure of the Huns and the other tribes on the Roman Empire that independent peasants were compelled for self-preservation and protection. इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं उस समय पीजेंट जो दबे पड़े थे बिल्कुल लैंडलॉर्डिज्म के प्रेशर में. वो जैसे ही उनको लगता है कि धीरे धीरे सब कुछ ये वीक पड़ता जा रहा है, तो जो पीजेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट कर लेते हैं अपने आप को, अपनी खुद की प्रिजर्वेशन के लिए, अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए, टू सरेंडर देयर फ्रीडम टू द लॉर्ड्स. अब वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग तो फ्री हो जाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई कुछ बच नहीं रहा है, ऐसा करते हैं और वापस से जो ये बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं इन्हीं की शरण में जाके, ठीक है, इन्हीं को सर्विसेज वगैरह देते हैं और यही मतलब अपना जो काम है वो बनाते हैं. द हुन्स इन्वेजन ऑफ इंडिया डिड नॉट लीड टू सच अ रिजल्ट. क्योंकि देखो जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, हुन्स वगैरह आ रहे हैं, उन्हें तो जो पीजेंट्स थे वो तो उनसे भी मुकाबला नहीं कर सकते थे कि वो उनसे कोई मुकाबला कर लेंगे या उनसे जीत लेंगे. वो उन्हें लगता था कि ठीक है हम तो इन जो लैंड लॉर्ड हैं इन्हीं की शरणों में वापस चले जाते हैं, और कुछ हुन्स वगैरह कुछ बाहर से कोई अटैक भी होता है तो ये लोग संभालेंगे. Unlike the Roman society, ancient Indian society did not employ slaves in production on any scale. जैसे रोमन सोसाइटी थी वहाँ पर तो स्लेव्स वगैरह रखे जाते थे, लेकिन एशियन इंडियन सोसाइटी में बताया है कि वहाँ पर किसी भी स्लेव वगैरह को एक बड़े लार्ज स्केल पे, मतलब किसी भी एम्प्लॉय को स्लेव बना के नहीं रखा जाता था. इन इंडिया द प्रिंसिपल बर्डन ऑफ प्रोडक्शन टैक्सेशन फेल ऑन द पीजेंट. भारत में बताया है कि जो सबसे ज़्यादा जो बर्डन था प्रोडक्शन का, टैक्सेशन का, वो पड़ता था पीजेंट्स के ऊपर, आर्टिशंस के ऊपर, मर्चेंट्स के ऊपर, एग्रीकल्चर लेबर्स के ऊपर. और ये हमेशा हर जगह गरीब आदमी को ही मारा जाता है. हु वर प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ वैश्याज एंड शूद्र. और ये किस कैटेगरी में आते थे, वैश्याज और शूद्र की कैटेगरी में आते थे. वी फाइंड साइन ऑफ द रिवोल्ट अगेंस्ट द सिस्टम विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर द स्टेट ऑफिशियल्स टू कलेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर. तो इस तरह का जो सिस्टम है वो देखा गया है, उसकी कुछ साइंस मिलते हैं कि यहाँ पर जो बड़े बड़े जो स्टेट के ऑफिशियल्स होते थे, ठीक है,
वो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे प्रोड्यूसर से, कभी कभी ये चीज़ें बड़ी डिफिकल्ट भी हो जाती थी उनके लिए। देयरफॉर लैंड बिगेन टू बी ग्रांटेड ऑन अ लार्ज स्केल टू रिम्यूनरेट वेरियस फंक्शनरीज। तो इसीलिए बाद में चल के बहुत सारे जो फंक्शनरीज थे दूसरे लोगों को रखा गया। द अर्लीस्ट ग्रांट वर मेड टू द ब्राह्मण्स एंड टेम्पल जस्ट एज दे वर मेड इन यूरोप टू द चर्च। बहुत सारे जो ग्रांट्स थे वो ब्राह्मण्स को दिए जाते थे, जैसे कि वो टेम्पल वगैरह बनाए उनको मैनेज करें, और सेम ऐसे ही जो ग्रांट्स थे वो यूरोप में दिए जाते थे चर्च वगैरह के लिए। बोथ इंडिया एंड यूरोप शो अ क्लियर ट्रेंड ऑफ डिक्लाइन इन आर्टिशनल एंड द कमर्शियल एक्टिविटी आफ्टर द 6th सेंचुरी। दोनों ही जगह आपको एक चीज़ सिमिलर मिलेगी कि धीरे धीरे जो आर्टिशनल होता है, आर्टिशन वगैरह, और जो कमर्शियल एक्टिविटी होती है उनका आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा, चाहे भारत हो चाहे यूरोप हो 6th सेंचुरी के बाद। इन द 5th एंड द 6th सेंचुरी टाउन एज अ होल डिकेड इन बोथ इंडिया एंड रोमन एम्पायर। 4th और 6th सेंचुरी में जो टाउन्स थे उनको भी धीरे धीरे डिके होता जा रहा था, उनका भी इंडिया और रोमन एम्पायर में। बोथ इंडिया एंड यूरोप विटनेस एग्रीगेरियन एक्सपेंशन विच गेव राइज टू मैनी रूरल सेटलमेंट्स। ठीक है, इंडिया में भी और यूरोप में भी जो एग्रीकल्चर का जो एक्सपेंशन था वो काफ़ी बढ़ता जा रहा था बाद वाले टाइम में, और इस वजह से जो रूरल सेटलमेंट आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कि भाई अब जहाँ पर खेत होंगे वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर गाँव बसेंगे। इन इंडिया दिस वॉज प्रमोटेड बाय द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स। इंडिया में ये प्रैक्टिस क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो ज़मीनें थी उनको दान में देना शुरू कर दिया था। दान में देंगे तो वहाँ पर एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा तो वहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी फैमिलीज़ को लेकर रहेंगे, गाँव अपने आप बस जाएगा। और ये जो इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें जिनको दी जा रही थी वो अपने आप में बाद में लैंडलॉर्ड बन के बैठ जाते हैं, अपने आप को पावरफुल क्लास समझने लग जाते हैं। ठीक है, और ये भी एक बड़ा ही फीचर निकल कर आता है उस समय की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप को शो करने का, ना केवल भारत में बल्कि यूरोप में भी। वेदर दे हैड लैंड फॉर रिलीजियस और अदर पर्पसेस, the landlords play the key role in shaping the course of society, religion, art and literature in India from the 7th century onward. Okay, तो यहाँ पर ये बताया है कि जो ज़मीनें थी ये उनको रिलीजियस पर्पस के लिए मिलती थी और बाद में ये इसको अपने हिसाब से यूज़ करते थे, उनको शेप दे देते, चाहे सोसाइटी को लेकर, रिलीजन को लेकर, आर्ट, आर्किटेक्चर। भाई जो ज़मीन है वो लेने के बाद वो उसको ऐसे ही तो घूरेगा नहीं कि अच्छा मुझे ज़मीन मिल गई, कुछ तो उस पर करेगा, कुछ करेगा, खेती बाड़ी करेगा, फिर अपने हिसाब से वो जैसी वर्शिप करता है वहाँ टेम्पल्स बनाएगा, सोसाइटी को बनाने की कोशिश करेगा। सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं वो एक नए क्रिएटिविटी दिखाने के लिए कुछ वहाँ पर आर्टिशन भी ज़रूर होंगे। ठीक है, कुछ वहाँ पर बुक्स लिखने वाले भी होंगे, तो वो लिटरेचर में भी एक वर्क होगा। तो इस तरह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बाद में फिर होती हैं इस जो ये पूरा जो लैंड ग्रांट्स दिए जा रहे थे इसकी वजह से। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हो। चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 32 सीक्वेंसेस ऑफ सोशल चेंजेस। इस वीडियो के लिए इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और सब चीज़ें नोटिफिकेशन वगैरह सब टाइम पे चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।